हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है एनर्जी अपना जो पार्ट 5 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अपन 4 पार्ट कर चुके हैं आज 5th पार्ट में, और साथ ही एक नया प्रयोग भी अपने लिए एक डिजिटल बोर्ड के रूप में भी अपना लिए पहला प्रयोग है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लेकिन ये भी अपने प्रैक्टिस के द्वारा थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि पीछे की जो 4 पार्ट या क्लासों में अपन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और गैर परंपरागत में भी अपन ने जो है अब तक 5 संसाधनों बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड या स्पीडली रिकैप करने के लिए मैं अब तक जो अपन जो 5 संसाधन वाले जो पढ़े हैं उनके मैं नाम आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज रूप में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सौर ऊर्जा। उसके बाद दूसरा जो संसाधन पढ़ा था वो अपने देखा था पवन ऊर्जा, और तीसरे संसाधन रूप में अपने देखा था बायोमास, और चौथा बायोगैस, जो राजस्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से सर्वसुलभ सस्ता स्वच्छ ईंधन रूप में काफ़ी पॉपुलर है। और 5वां देखा था नाभिकीय ऊर्जा। ये 5 संसाधन के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था पिछली क्लास में। आज अपन 6ठे संसाधन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 6ठे संसाधन से यहाँ से शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो नंबर 6 आज जो अपन गैर परंपरागत पढ़ रहे हैं वो है जैव ईंधन। जैव ईंधन कह दो, चाहे आप इसे बायोफ्यूल कह दो, बायोफ्यूल कह दीजिए, चाहे आप इसे बायो डीजल भी कह सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो ईंधन है जिसको अपन यूं कहें कि साहब इसका नाम, ये तो हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। जैव यानी वनस्पति, वनस्पति के बीजों से जो हम तेल निकालते हैं, तो बहुत सारी वनस्पति ऐसी हैं जिनके पौधों बीजों से हम तेल निकालते हैं, उसको हम खाद्यान्न के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे होता है एडिबल ऑयल। और कुछ ऐसी वनस्पति होती है जिनके बीजों से हम तेल निकाल के उसको ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो देखो, जैसे अपन देखेंगे साहब, मक्का है, सोयाबीन है, कौन सा बीन है? सोयाबीन है, गन्ना है, रतनजोत है, होहोबा है। ये कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके बीजों से या यूं माने कि जिनकी प्रोसेसिंग से अपन जो है जो ईंधन या जो तेल होता है उसको तैयार करके उसको हम ईंधन रूप में काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साहब मक्का एक बहुत बड़ी खाद्यान्न फसल है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जो है, अमेरिका वगैरह इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है। अमेरिका में खाने के बाद जो शेष मक्का बचता है उसको ईंधन के रूप में भी वो काम में लेते हैं। ये सोयाबीन है, सोयाबीन का तेल अपन खाने के रूप में भी काम लेते हैं, लेकिन चूँकि इसके ईंधन को हम, इसके तेल को हम ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। यही गन्ना चीनी के बनाने के काम में आता है, लेकिन हम इसे एथेनॉल तैयार करके भी इसको पेट्रोल में मिलाते हैं। और ये रतनजोत और जोजोबा ये राजस्थान के संदर्भ में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत अपन राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में देखें तो सबसे पहले राजस्थान से अपन बढ़ रहे हैं आगे। राजस्थान में जो रतनजोत, और रतनजोत को आप कह सकते हैं जेट्रोफा। थोड़ा सा इस बोर्ड पे लिखने में आज ऐसेज लग रहा है राइटिंग के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो रतनजोत या जो जेट्रोफा है, इसकी जो कृषि है राजस्थान के, और खासकर जो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के लगभग 12 जिलों में इसकी कृषि की जा रही है। 12 जिलों में जो पहाड़ियाँ। इसके अलावा एक है होहोबा कह दो, चाहे जोजोबा कह दो। ये एक ऐसा पौधा है जिसको अपने यहाँ इजराइल, क्योंकि हम इजराइल राजस्थान जैसा एक मरुस्थलीय देश है और वहाँ भी पानी की बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा अमेरिका में एक मरुस्थल है एरिजोना, वो भी मतलब पानी की संकट से जूझ रहा है।
ऐसे में कम पानी में कोई पौधा पनपे और साथ ही मरुस्थल के विस्तार को रोके, इस लिहाज से इस पौधे की हमने वहाँ इजराइल प्लस एरिजोना यानी अमेरिका में इसकी सफलता को देख के हम राजस्थान में इस पौधे को लाए, जहाँ कम पानी में पौधा पनपता है। इसके बीजों से जो तेल निकलता है वो काफ़ी उपयोगी होता है, खासकर वायुयान ईंधन के रूप में इसको जो है काम में लेते हैं। इसकी कृषि राजस्थान में अभी तक 3 स्थानों पर की जा रही है, जिसमें 1 नंबर पे ढंड, और ढंड पड़ता है जयपुर में। एक तो ये ढंड जयपुर में इसकी कृषि की जा रही है। दूसरा है फतेहपुर, और फतेहपुर पड़ता है सीकर। अगर आपने इधर जाते हुए बीकानेर साइड में तो आपने देखा होगा फतेहपुर वाली भीड़ में इसका बहुत बड़े स्तर पे इसका दिखता है, लगभग 200-300 बीघा में इसकी कृषि। इसके अलावा एक है गंगानगर, गंगानगर में भी इसकी कृषि की जा रही है। तो राजस्थान में जो है आप देख रहे हैं कि जैव ईंधन के रूप में 2 ही फसलों को मुख्य रूप से काम में लिया जा रहा है, उगाया जा रहा है। एक तो रतनजोत कह दो चाहे जेट्रोफा, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा होबा या जोजोबा, जिसका पौधा हम इजराइल या अमेरिका से लेके आए, इसकी भी अभी बहुत ही कम क्षेत्र या सीमित चुनिंदा क्षेत्र जैसे कि ढंड, फतेहपुर और गंगानगर में इसकी कृषि की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राज्य की पहली बायोडीजल जो कॉमर्शियल जो प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया झामर कोटड़ा में। जो झामर कोटड़ा पड़ता है आपका उदयपुर में, झामर कोटड़ा में इसका ये प्लांट लगाया गया है, जहाँ से इसके बीजों से तेल निकाल करके और आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो आपसे सिंपली पूछेंगे साहब राज्य की पहली कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ लगाया गया है? झामर कोटड़ा में, और यह स्थान पड़ता है उदयपुर में। इसके अलावा राज्य की पहली बायोफ्यूल पॉलिसी 2007 में जारी की गई, 2007 में। तो राजस्थान के संदर्भ में 4 ही बातें जैव ईंधन रूप में। कौन कौन सी फसलों को उगाया जा रहा है आप बता सकते हैं। नंबर 1 पे रतनजोत है, नंबर 2 पे होबा जोजोबा। राज्य की उनके बीजों से जो है तेल निकालने के लिए वो बायोडीजल कॉमर्शियल प्लांट कहाँ? झामर कोटड़ा में। पहली बायोफ्यूल पॉलिसी तो पहली और लास्ट अभी यही है, ये भी 2007 में जारी की गई। अब देखते हैं इसको देश के संदर्भ में। तो देखिए देश के संदर्भ में देखें तो राजस्थान पढ़ लिया है, और देश के संदर्भ में देखें तो देखिए कुछ समय पहले जो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे पारादीप एक बंदरगाह भी है जो उड़ीसा में पड़ता है, और एक रिफाइनरी भी है। तो उस समय जब उद्घाटन करने के लिए गए थे मोदी जी, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हमें खाड़ी का, जो अरब कंट्री से आता है तेल, खाड़ी प्लस झाड़ी, कहा कि हमें खाड़ी और झाड़ी का तेल मिलाना होगा। मतलब ये कि हमें धीरे धीरे, झाड़ी का मतलब आप देख सकते हैं कि जिन पौधों के बीजों से तेल निकलता है, तो झाड़ी उन पौधों के लिए दिया गया नाम, जैसे कि आपका जोजोबा होबा है, या चाहे रतनजोत है, चाहे कोई और है। तो अपने प्रधानमंत्री का यही था आह्वान कि हमें खाड़ी देशों से तो तेल का आयात कम करना होगा, वो तभी संभव जब इसमें पेट्रोल में जैसे अपने एथनॉल मिलाते हैं, इसी तरह से ऐसे कुछ मिलाएं। तो उनका एक आग्रह था, चूंकि शब्द की तुकबंदी भी हो गई थी और थोड़ा सा सेट कम हो रहा भी बोर्ड है, तो उन्होंने कहा कि खाड़ी और झाड़ी का तेल हमें को मिलाना होगा। तो खाड़ी से चूंकि सारा भारत तेल जो आयात करता है अरब कंट्री या गल्फ कंट्री से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसकी निर्भरता कम करनी होगी, तभी संभव जब हम जैव ईंधन को अपनाएं। झाड़ी का मतलब जिन फसलों के बीजों से तेल निकलता है वो झाड़ी यानी जैव वायु के अर्थ में संदर्भ में कहा था। अब जैसा कि भारत में देखें तो जैसे कि एक शब्द है गन्ना, गन्ने से अपन चीनी का उत्पादन करते हैं,
लेकिन जो अधिकांश यूपी की जो चीनी मिलें हैं हम देखते हैं वो काफ़ी घाटे में चलती हैं और हर साल सरकार को उनको गन्ना किसानों को या मिलों को सब्सिडी देना पड़ता है, पैकेज देना पड़ता है। तो सरकार ने चीनी मिलों के बढ़ते घाटे को कम करने के लिए और साथ ही थोड़ा सा जैव ईंधन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चीनी से जो है एथनॉल या एथेनॉल जो है बनाने की प्रोसेस में दिशा में इनको कहा, क्योंकि एक तो आप जो गन्ने से चीनी बनाएंगे तो आपको राजस्व की प्राप्ति कम होगी, यदि गन्ने से यदि आप एथेनॉल बनाएंगे तो आपको राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी। और सरकार जो कि अब तक पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाना जरूरी था, जिसको सरकार ने बढ़ा के 5 से कर दिया है 10। अब 10% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और इट मीन्स अब जो गन्ने से अब तक किसान जो चीनी बना रहे थे, अब वही किसान या यूँ कहेंगे वही मिल मालिक जो चीनी मिल मालिक हैं, यदि वो गन्ने से एथेनॉल तैयार करें उनको ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होगी और साथ ही हमारे तेल की बढ़ती आवश्यकता को भी काफ़ी हद तक इस तरह से थोड़ा पूरा किया जा सकता है। तो देश में इस तरह से काम हो रहा है। इसके अलावा अगस्त 2018 की बात है, अगस्त 2018 में एक निजी जो वायुयान सेवा कंपनी है स्पाइस जेट और स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल आधारित देश की पहली उड़ान जो है वो देहरादून से जो है दिल्ली के लिए भरी थी। ये प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में पूछा भी गया था, अगर आपको थोड़ा ध्यान रखें तो। राजस्थान में बता सकते हैं 4 मोटी मोटी बातें। और देश में जो है चूँकि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के नवोन्मेष जो नए नए चीज़ सोच विजन के, चाहे वो सौर ऊर्जा की दिशा में काम हो, चाहे वो ऊर्जा के जो जितने भी नवीकरणीय संसाधनों को अपनाने में उनको बढ़ा देने में हमेशा रुचि लेते हैं या मतलब प्रेरित करते हैं। और इसी का उनका स्लोगन था खाड़ी और झाड़ी। और इसी क्रम में जो गन्ने से भी जो है एथेनॉल बनाने का काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इस दिशा में हमारे जो वायुयान वगैरह हैं उन्होंने भी निजी कंपनी ने एक पहल की है। तो धीरे धीरे अब जो है परम ऊर्जा के जो हमारे परंपरागत स्रोत संसाधन हैं उन पर निर्भरता कम होकर के और गैर परंपरागत तो सरकार बढ़ावा दे रही है। अब देखिए नेक्स्ट, तो अपना छठा हो गया। अब नंबर 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे। इनमें बस एक एक बातें, ये सिर्फ गिनाने के काम आएंगी। एक है आपका जवारीय ऊर्जा और नंबर 8 जो है लास्ट, ये है भूतापीय ऊर्जा। इसके साथ ही अपना टॉपिक ये वाइंड अप हो जाएगा। देखिए जवारीय ऊर्जा नाम से ही पता है कि जो भी समुद्री ज्वार भाटा आता है, ऊंची ऊंची लहरें, और वहीं हम कोई संयंत्र स्थापित करते हैं जो लहरों टकराने से जो टरबाइन घूमेगा जो ऊर्जा बनेगी वही क्या कहलाएगी जवारीय ऊर्जा। या जो ज्वार भाटी की लहरों या तरंगों के टकराने, जब वहाँ उनके टकराने से जो ऊर्जा बनती है उसको हम जवारीय ऊर्जा कहते हैं। इस तरह की ऊर्जा का विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो तो आप जानते हैं कि यूएसए है, अमेरिका है। और भारत में इस तरह की अभी शुरुआत है, अभी इनिशियल स्टेज में है। और इस तरह का जो है ना कच्छ की खाड़ी गुजरात में एक जो है ना संयंत्र लगाया गया है। और राजस्थान में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमारे कोई तट लगता ही नहीं, समुद्र लगता ही नहीं, पानी का वैसे ही संकट है। तो ये अभी वो संसाधन स्रोत हैं जिनमें बहुत ही उच्च तकनीकी आवश्यकता है और जिनको अभी बहुत ही कम यूँ कहें कि मात्रा या स्वरूप इनको शुरू किया जा चुका है। ये अभी नए हैं, इनको अभी शुरू हुआ नहीं है क्योंकि उस तकनीकी हमारे पास इतनी उपलब्ध नहीं है। तो जवारी ऊर्जा बता सकते हैं समुद्री जो लहरें या तरंगों के टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समुद्र चूँकि भारत के जो है 9 राज्यों को कोस्टल लगता है तो इसकी अपार संभावना है, लेकिन अभी हमारे पास तकनीकी इतनी है नहीं सक्षम, इतने इसमें एडवांस नहीं है कि हम इसका पूरा भरपूर इसका जो संसाधन उसका उपयोग कर सकें। अब देखिए भूतापीय, तो देखिए सीधी सी बात है, भू यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के गर्भ में जो ताप या जो उष्मा है उसको हम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लें, जिसको बोलते हैं जियोथर्मल। तो पृथ्वी की जो भूगर्भीय जो उष्मा या ताप है और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, भूतापीय ऊर्जा। क्योंकि इसका भी विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो अमेरिका है, यूएसए है। और भारत में जो है ये केवल चूंकि खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है और खासकर जो हिमालय है, जैसे आपने नाम सुना एक है मणिकरण एक स्थान है
हिमाचल में यदि आप घूमने गए हैं तो आप लगभग ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, वहाँ पर भी भूगर्भीय ऊर्जा पृथ्वी की उसको ऊर्जा रूप में कन्वर्ट करने का एक संयंत्र है। इसके अलावा एक पूगा घाटी, और पूगा घाटी पड़ती है लद्दाख, वहाँ भी जो है इस तरह का एक संयंत्र लगाया गया है। कहने का मतलब क्या है, हिमालय क्षेत्र में कई जगह, चाहे आप यदि केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, गंगोत्री, वहाँ बिल्कुल उस बर्फ के पहाड़ों के बीच ज़मीन से खोलता पानी, तो पानी गर्म कहाँ से आ रहा है, इतनी से उसमें उष्मा है, उसी से वो पानी गर्म हो रहा है, इतनी भाप निकलती है। और कई लोग जो वहाँ घूमने जाते हैं हम कई बार देखते हैं कि जो एक कपड़े में चावल लेके रखते हैं और 1 मिनट में वो बॉईल हो जाते हैं, तो इट मीन्स उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसी को ऊर्जा रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी अभी इनिशियल स्टेज में, ऐसी तकनीकी हमारे पास है नहीं। तो ये जो 7 और जो 8 हैं केवल आपके गिनाने काम आएंगे कि साहब ये ऊर्जा के कैसे संसाधन और स्रोत हैं, तो आप कह सकते हैं ये गैर परंपरागत है या नवीकरणीय है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में अपार ऊष्मा है जिसके भंडार असीमित है, और जवार जो है ये भी पृथ्वी पे हमेशा आता रहता है, इसका निश्चित समय अंतराल पे आता रहता है, तो इसको भी आप लगातार बना सकते हैं यदि आप पास तकनीकी है तो, या संसाधन जैसे मान लीजिए आपने तट लग रहा है, ये अपने 8 पूरे हुए। तो जवारी ऊर्जा भारत में केवल गुजरात, बाकी वैसे 9 राज्यों लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास मैंने बताया तकनीकी वाइज हम इतने यूँ कहेंगे सक्षम नहीं हुए, इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए। और भूतापी ऊर्जा हिमालय क्षेत्र में कई स्थानों पे भूगर्भीय ऊष्मा जिसे गर्म जल के सोते हैं, लेकिन केवल 2 ही जगह, और मणिकर्ण का भी चर्चित स्थान यदि आप घूमने गए हैं तो भी इसको देखा होगा। ये अपना टॉपिक पूरा हुआ। अब इस टॉपिक के हम कुछ खास बातें या महत्वपूर्ण तथ्यों बारे में चर्चा करते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन 8 संसाधनों में चर्चा करने के बाद अब इस टॉपिक से जुड़ी कुछ खास बातें, ऊर्जा वाले की महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1, आपको टेस्ट में क्वेश्चन में दिया था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो निसंदेह आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, साहब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? तो कोई भी पावर स्टेशन जिसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है 4000 मेगावाट से अधिक है, तो वो पावर स्टेशन क्या कहलाएगा? अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन कहलाएगा या पावर प्रोजेक्ट कहलाएगा। मोर देन 4000 मेगावाट। भारत में अभी इस तरह की 4 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, चारों, जैसे एक तो मुंद्रा, और मुंद्रा यानी गुजरात में, दूसरा है शासन, और ये पड़ता है आपका एमपी में, तीसरा है कृष्णापट्टनम, और ये पड़ता है एपी यानी आंध्र प्रदेश में, और चौथा तिलैया, और ये है झारखंड में। ध्यान रहे, चारों ही निजी हैं, यानी 2 अडानी और 2 जो है 2 अंबानी और 2 है टाटा के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो समझने की बात यही है, इन स्थानों को आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आपसे सिंपली कोई पूछे साहब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी मोर देन 4000 मेगावाट होती है, उसको हम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। और देश में भी ऐसे अंडर 4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 2 अंबानी के द्वारा और 2 टाटा के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी में देखिए अगली बात, महत्वपूर्ण तथ्यों में एक अगली बात है, एक आपने नाम सुना होगा रेडा, जो कई बार परीक्षाओं में आता है, और एक है RSPCL। देखिए, रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी और RSPCL की स्थापना 1995 में हुई थी। यहाँ रेडा की स्थापना का सन भी इंपॉर्टेंट है, रेडा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। रेडा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आर का अर्थ है राजस्थान, आर का अर्थ है राजस्थान, ई का अर्थ है एनर्जी, डी का अर्थ है डेवलपमेंट, और ए का अर्थ है एजेंसी। ये इसका फुल फॉर्म है।
अब इसका जो हिंदी में जो नाम बनेगा, हिंदी में नाम क्या हो जाए, राजस्थान, इसका हो गया ऊर्जा, इसका हो गया विकास, इसका हो गया अभिकरण। तो हिंदी में नाम हो जाएगा राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास कर जो इसका जो है इंपॉर्टेंट वो संस्थापना का, पहली बार जो टाइम वैल्यू क्वेश्चन है और इसकी फुल फॉर्म भी। राजस्थान में पहले जो है ऊर्जा विकास संबंधी जो एजेंसी थी वो यही थी गवर्नमेंट की। फिर जो है 1995 में क्या आया, RSPCL, ये 1995 में आई। अब इसकी फुल फॉर्म क्या मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं। R का अर्थ राजस्थान, S का अर्थ स्टेट, P का अर्थ पावर, C का अर्थ कॉरपोरेशन और L का अर्थ लिमिटेड। मैं रिपीट कर दूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन सकते हैं। R का मतलब तो वही है राजस्थान, जो ऊपर था आप रेडा में, वो चीज यहां पर। और S का अर्थ है स्टेट, और P का अर्थ है पावर, C का अर्थ हो गया कॉरपोरेशन, और L का अर्थ हो गया लिमिटेड। ये अब क्या हुआ, देखिए दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये RSPCL इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना रेडा, और रेडा का भी स्थापना का सन इंपॉर्टेंट है और बाकी इसकी फुल फॉर्म। अब हुआ क्या कि ये जो 85 में इसके बाद एक नई संस्था की समय के साथ हर बार कई बार जो गठन विघटन चलता रहता है सरकारी स्तर पे समय के साथ, तो ऐसा यहाँ पर रेडा है, उसके बाद में RSPCL, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली देखिए रेडा आपके सामने आ गई 1985 में। फिर आपका आया RSPCL आ गया 1995 में। इन दोनों को मिला करके और 2002 में जो आया वो बेहद इंपॉर्टेंट है, RE और C, ये आया, इसका गठन किया गया। अब कोई बोले साहब ये क्या है, तो देखिए इस पहले R का अर्थ है राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, राजस्थान। फिर इस R का अर्थ है रिन्यूएबल, फिर इस E का अर्थ है एनर्जी, और फिर इसका अर्थ है कॉरपोरेशन। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो गया, राजस्थान, इसका अर्थ अक्षय, इसका अर्थ ऊर्जा, और इसका हो गया निगम। तो शॉर्ट में बोलते हैं राजस्थान। यहां इसके लिए नवीकरण शब्द ना के क्या आएगा, अक्षय ऊर्जा निगम, ये शब्द है। अब बोलो प्रश्न कैसे पूछे वो सुनिए ध्यान से। देखिए ये RSPCL इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन बनेगा साहब रेडा की स्थापना कभी, आपसे सनवाइज प्रश्न पूछे रेडा की फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछे कि अब इससे प्रश्न क्या पूछेगा, वर्तमान में राजस्थान में ऊर्जा की गैर परंपरागत जो 8 है, गैर परंपरागत, और उन्हीं 8 के लिए हमने नाम लिया था, अक्षय ऊर्जा भी लिखा था अगर आपको थोड़ा ध्यान है पहले वाली क्लास का, कि राजस्थान में वर्तमान में ऊर्जा के गैर परंपरागत बोलो, चाहे नवीकरणीय बोलो, चाहे वैकल्पिक बोलो, या अक्षय ऊर्जा के संसाधनों या स्रोतों को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है, उतरेगा RREC, या हिंदी में पूछे तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किन को मिला किया गया, रेडा और RSPCL, इनको मिला करके किया गया। अब इसके अलावा जैसे एक है आपका नेपता आधारित जो है पावर परियोजना या पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ है, ये क्वेश्चन HM 2012 में पूछा गया था, तो उत्तर आएगा धौलपुर। अब आपसे कोई पूछा आप नेपता क्या है, एक प्रकार का तरल ईंधन है जिसको हम ईंधन रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का जो प्रतीक है सिंबल के रूप में क्या है, सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी। एक अपन सामान्य बात करें, टॉपिक अपना पूरा हो गया है।
और इसके अलावा एक देखेंगे ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाते हैं, 14 दिसंबर। तो तीनों बातें बता सकते हैं। राजस्थान में नेपता आधारित, जैसे पूछे राजस्थान में जो आपसे पूछे कि गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, तो आप बता सकते हैं रामगढ़ जैसलमेर में है और अंता बारा में। या पूछे साहब राजस्थान में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ हैं, तो आप जगह बता सकते हैं सूरतगढ़ वगैरह, छबड़ा, ये सब। ऐसे पूछे नेपता आधारित जो प्रोजेक्ट कहाँ है, वो धौलपुर में है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतीक सूरजमुखी, और ये जो दिवस के रूप में है वो 14 दिसंबर रूप में अपन ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब देखिए 4 योजनाएं। एक तो पावर पैक योजना, ये RS में आया हुआ है, पावर पैक योजना। और इसके अलावा एक आपकी हो गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके अलावा एक है आपका उदय योजना। एक है सौभाग्य योजना। और लास्ट है आपकी कुसुम योजना। ध्यान दीजिए, ये 5। देखिए सिंपली पूछे पावर पैक योजना संबंध किससे है, तो देखो बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके नाम में ही उनका काफी हद तक उनका मीनिंग या अर्थ छुपा होता है। तो पावर का मतलब हमको पता लग रहा है कि साहब ये जो है ऊर्जा संबंधी है। तो ये पावर पैक योजना खासकर सौर ऊर्जा से, और इस योजना के अंतर्गत जो ना पूरे गांव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना होता है। तो पावर पैक योजना का अगर पूछे संबंध तो सौर ऊर्जा से, और खास राजस्थान ग्रामीण देहात जहाँ पर बिजली की पहुँच नहीं हुई है वहाँ पर इस तरह की ये योजना है, जहाँ सब्सिडी के तहत इस प्रकार के जो पैनल वगैरह, जो प्लेटें वगैरह सरकार की ओर देते हैं, उन पर काफ़ी अनुदान दिया जाता है। दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये योजना जो है जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पटना बिहार शुरू की थी, और राजस्थान में भी पूरे देश में लागू है। और राजस्थान में जो है इससे पहले की योजना चलती थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसको भी इसमें समाहित कर लिया गया है। ये केंद्र राज्य का इसमें जो वित्त का अनुपात होता है वो 60-40 का अनुपात है। एक्चुअली में मान लीजिए जैसे गांव में ये खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब है, BPL हैं, उनके लिए होता है। उनके घरों तक जैसे मान लीजिए पोल ले जाना है या जो भी बिजली का डिमांड ड्राफ्ट करना है, इस तरह का चार्ज की इसमें छूट होती है। तो ये अपने देखा भी हो गाँव में इस योजना के लाभ उठाते भी हैं, तो ये योजना वही है। इसके अलावा उदय योजना, ये काफ़ी चर्चित योजना है, आप जानते हैं। जैसे ये नवंबर 2015 में शुरू हुई थी, और उदय का आप जानते हैं UDAY, यू का अर्थ है उज्ज्वला, और डी का अर्थ है डिस्कॉम, ए का अर्थ है एश्योरेंस, और वाई का अर्थ है योजना। ये है। तो उदय हमारे सामने पहला, यहाँ पर ये कब शुरू हुई ये कोई मायने नहीं देखती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। पहला क्वेश्चन, उदय योजना का संबंध किससे? एनर्जी सेक्टर से, ऊर्जा क्षेत्र से। दूसरा, उदय की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते, यू का हो गया उज्ज्वला, डी का डिस्कॉम, ए का एश्योरेंस, वाई का योजना। तो सब देखिए डिस्कॉम का मतलब उदय योजना खासकर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो काफ़ी घाटे में थी। तो यूँ पूछे साहब उदय योजना क्यों आई, तो बिजली वितरण कंपनियों की जो वित्तीय हालत बहुत ही माली खराब हो गई थी, उनका पुनरुद्धार करने के लिए, उनके घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार ने जो है उदय योजना के तहत, हम जानते हैं सरकार ने उदय योजना के तहत जो बिजली वितरण कंपनियां, उनका 75% जो घाटा था उसको टेक ओवर करने का निर्णय लिया था सरकार ने। और इसमें खासकर जो होता है ना डिस्कॉम
जिसे अभी हम एक शब्द डिस्कॉम, डिस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? डी का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम का अर्थ है कंपनी। तो जो बिजली हमारे 5 कंपनियों में पूछे डिस्कॉम कौन सी कंपनी होती है जो वितरण संबंधी काम संभालती है। खासकर डिस्कॉम का घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने 2015-16 के बजट में, मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 40,000 करोड़ का जो है भार वहन किया था और 2016-17 के बजट में 20,000 करोड़, कुल मिला के 60,000 करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट ने वितरण कंपनियों का घाटा इस उदय योजना के तहत सरकार ने स्वयं वहन किया था। तो सिंपली पूछे उदय योजना का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं बिजली वितरण कंपनियों या ऊर्जा से। दूसरा, आपने जो है अर्थव्यवस्था टॉपिक में पढ़ा था कि सरकार का जो बजट था वो घाटे में आया और घाटे का कारण क्या था? उदय योजना। तभी तो आपने देखा होगा कि उदय रहित और उदय सहित 2 तरह के बजट जो आपने देखा था। तो वो उदय रहित और सहित का मतलब अगर उसको हटा दे तब तो घाटे में था नहीं, जो राजकोषीय घाटा था वो यदि उसको जोड़ दें तो वो घाटा बढ़ रहा था। और वो 60,000 करोड़ का जो सरकार ने वहन किया किस योजना के तहत? उदय योजना के तहत। इसके अलावा देखिए एक लिखा था आपका सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये 2017 में आई थी, जिसके तहत चाहे ग्रामीण हो या शहरी, ग्रामीण हो चाहे शहरी, सभी घरों को विद्युतीकृत करना इसका लक्ष्य था इस योजना के तहत। अब आप एक चीज यहां पर देख रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, अधिकांश योजनाएं जो है उनके टाइटल हेडिंग से पता लगता है, लेकिन देखिए इस योजना सौभाग्य योजना का बिजली या विद्युतीकरण से कहीं कोई अनुमान उसका आसपास का संबंध नहीं है। तो हम कई बार किसी योजना का पता नहीं पूछते हैं कि साहब इस योजना का संबंध किससे, तो सौभाग्य योजना अगर आपकी पढ़ी हुई तो या बता सकते हैं, वरना इसका कोई अनुमान गेस आपसे नहीं बैठेगा। इसी जैसी एक योजना और है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, कुसुम योजना। कुसुम योजना, पहली बात है कि इसका संबंध जो है सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, और ये 2018-19 के बजट में घोषित हुई थी। इसके तहत क्या होता है कि सरकार जो किसान वगैरह जो बाहर अपनी खेती-बाड़ी करते हैं जो है कोठी कुआं, उनको अधिक से सरकार जो ना सौर ऊर्जा वाले जो ना संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। तो इसका संबंध भी किससे? ऊर्जा से है। तो 5 योजनाएं देखी हैं और उनमें उदय योजना आपकी पहले भले ही पढ़ी हुई है, ये भी हो सकता है पढ़ी हुई, लेकिन कई बार याद नहीं रहता। तो ध्यान है सौभाग्य का संबंध भी ऊर्जा और खासकर शहरी चाहे ग्रामीण उन घरों के लिए विद्युतीकरण है। कुसुम योजना ये भी ऊर्जा में खासकर सौर ऊर्जा, और इसके तहत गांव में कोठी कुआं पर जो है अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी के तहत किसानों को इसी के लिए मोटिवेट करती है, इस योजना के तहत उनको लाभान्वित करने के लिए। तो ये हमने कुछ जो है इस ऊर्जा के बारे में हमने बातें पढ़ी हैं। अब देखिए लास्ट की एक बात के साथ ही मैं टॉपिक को देखो पूरा करूंगा, लास्ट के साथ ही। और लास्ट के साथ मैंने प्रारंभ में कहा था कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और वो कन्फ्यूजन देखिए इस तरह से देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपने जो टॉपिक शुरू किया था तो प्रारंभ में बताया जाए कि ऊर्जा के जो संसाधन या स्रोतों के प्रकार, और ऊर्जा के संसाधन स्रोतों के 2 ही प्रकार में देखे थे। परंपरागत स्रोत बोल दो, चाहे उन्हीं को अनवीकरणीय चाहे क्षय ऊर्जा कह दो। दूसरा, परंपरागत को उल्टा कर दिया गैर परंपरागत, अनवीकरणीय का कर दिया नवीकरणीय, और क्षय का कर दिया क्षय, और जो है या इनको क्या कह सकते हो? अल्टरनेटिव भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अल्टरनेटिव इनको कह सकते हो। ये देखो, तो देखिए परंपरा हमने 5 पढ़े थे जो आपके सामने, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत, ईंधन। गैर परंपरागत 8 पढ़े। अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो एक तो यहां पर हो सकता है, और दूसरा जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा बहुत डाउट आपके यहां पर हो सकता है। और कंफ्यूजन भी क्या है उसको आप थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, जैसे ये है, मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये जो जल विद्युत है ये ऊर्जा उत्पादन का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय, ध्यान दें। और दूसरा, नाभिक की ऊर्जा जो है, ये नाभिक की ऊर्जा आप देखेंगे कि एक तरह से क्या है, क्या इसको आप नवीकरणीय कर सकते हैं क्योंकि खनिज आधारित है। 2 चीजें आपके सामने जो लिखी हुई आपको थोड़ा डाउट कर सकती हैं आप ये कि जल विद्युत है, इसको हम परंपरा स्रोत तो है
लेकिन साथ में हमने कहा था नवीकरणीय, तो फिर ये इधर कैसे हुआ? और नाभिक की ऊर्जा जो है वो क्या है? खनिज आधारित है। खनिज है तो खनिज तो चाहे कितने भंडार वो एक दिन खत्म होंगे, तो फिर ये नवीकरणीय कैसे हुआ? तो ध्यान सुने, देखिए पहला शब्द है परंपरागत। परंपरागत का मतलब जो प्रारंभ से पुराने समय से जो संसाधन चले आ रहे हैं, शुरुआत से जो चले आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ऊर्जा उत्पादन में कोयले को काम में लिया था, दुनिया भर में कहीं देख लो। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ पुराने समय से जो है लगभग 100-150-2 साल से पहले ये हमने शुरू किया था। प्राकृतिक गैस भी, और ऐसा एक जल विद्युत। तो जल विद्युत जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत तो है, लेकिन ये नवीकरणीय नहीं है, बल्कि नवीकरणीय है। नवीकरणीय इस अर्थ में कि आप जब मान लीजिए कोयले से ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो कोयला जो है वो क्या हो जाएगा? वो जलेगा, यानी वो समाप्त होगा। लेकिन आप जल से भी विद्युत उत्पादन करते हैं तो जो है जल का क्या नहीं होता है? क्षय नहीं होता है, यानी वो समाप्त नहीं होता है। हम आप उसको बार बार उसको रिफिल कर सकते हैं, इस अर्थ में उसको नया कर सकते हैं। तो परंपरा पुराने समय से हाइड्रो पावर बहुत पुराने समय से दुनिया भर में चल रहे हैं, जबकि गैर का मतलब जो हाल ही में शुरू हुए हैं। तो देखिए अभी ये जो जल विद्युत कोई हाल ही में शुरू हुआ संसाधन स्रोत तो है नहीं, बहुत पुराने समय से। सो परंपरागत में तो शामिल है, लेकिन ये नवीकरणीय। जबकि नाभिक की ऊर्जा जो है ये ऊर्जा उत्पादन के हाल ही के रूप में इस संसाधन स्रोत को शुरू किया दुनिया भर में, और चूंकि इसको तो भविष्य की ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा स्रोत इसी को मान रहे हैं, इसी पे अपनी निर्भरता है। तो ये गैर परंपरागत तो है, लेकिन ये अनवीकरणीय है। चूंकि इनके क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं, अपने एक साथ लिख लिए, और जो मोटे रूप से दोनों में जो है सारे शामिल हो रहे हैं। सिर्फ 2 ऐसे स्रोत या संसाधन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं या डाउट क्रिएट कर सकते हैं आपके मन में, तो शायद वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार फाइनल में रिपीट कर दूं कि देखिए आपको इन दोनों परंपरागत और गैर का मतलब जो हाल ही में जो अभी नए नए संसाधन स्रोतों रूप में जो इसको तकनीकी सहायता से हमने अपनाना शुरू किया है। तो चूंकि ये तो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, और ये वो स्रोत संसाधन जिनको हाल ही में दुनिया में, देश में, भारत में अपनाया जा रहा है, या जो अपनाया इन फ्यूचर जो बड़े संसाधन स्रोत हो सकते हैं। तो नाभिक की जो ऊर्जा संसाधन हाल ही में शुरू है, और चूंकि वर्तमान में कहीं विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत नाभिक की ऊर्जा ही होने वाला है, सो ये गैर परंपरागत है, ये नया है। लेकिन चूंकि खनिज आधारित है इसलिए इसके भंडार सीमित है, सो हम इसको नया नहीं कर सकते। ये नवीकरणीय बल्कि अनवीकरणीय कैटेगरी में आएगा। जबकि आप जल से विद्युत अपनाएंगे तो जल का कोई जो है मात्रा उतनी रहेगी, उसका कोई क्षय नहीं होता, जरूर 5-4% हो सकता है यदि 1 लीटर का आप देखें, लेकिन बार बार उसी पानी को हम काम में ले सकते हैं, इसलिए हम इसको नया कर सकते हैं। सो ये नवीकरणीय कैटेगरी में है, लेकिन चूंकि स्रोत बहुत पुराना है इसलिए इसको बोलते हैं परंपरागत। तो इसके साथ ही अपना टॉपिक पूरा होता है, और हमें उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और इस पर आधारित जो आज अपने पढ़ा है ये क्वेश्चन भी होंगे, और इसी से संबंधित जितने सारे जो प्रश्न परीक्षा में है उसके अपन लास्ट एक जो है ना चाहे रीट वगैरह में देखें, जितने भी टेट वगैरह में सारे जो क्वेश्चन हैं उसके एक सॉल्यूशन क्लास पेपर भी अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर गए। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।